नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे दो सहयोगी प्रियंका उपल और दिल्ली स्टूडियो से डिम्पी कालरा। बाजार में देखने की अच्छी रिकवरी है, बाकायदा हरे निशान में निफ्टी आ गया है। 100 अंकों से ज्यादा की रिकवरी है, 19,440 के आसपास कर रहा है ट्रेड। लेकिन बाजार के साथ साथ कैबिनेट की बैठक पर नजर है और कैबिनेट की बैठक तो खत्म हो गई, लेकिन 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है वो बेहद अहम है। उसके पहले सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि ई बस सेवा के लिए 63,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है, तो ये निश्चित तौर पर बड़ी खबर। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि ओलेट्रा ग्रीन टेक, जेबीएम ऑटो जैसे जो शेयर हैं, जो ई बसें बनाने का काम करती हैं कंपनियां, उसमें अच्छा जोश है। 170 शहरों में ई बस सेवा शुरू करने की ये योजना है। बाजार पर नजर डालें तो निफ्टी में 120 अंकों की रिकवरी है, 19,440 के आसपास ट्रेड हो रहा है। बढ़िया सम सपोर्ट कह सकते हैं कि आईटी स्टॉक्स ने दिया है। ऑटो स्टॉक्स में टाटा मोटर में हम देख रहे हैं कि अब 2% ऊपर है, दिन की ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है, जैसे ही ये कैबिनेट से ई बस सेवा शुरू करने की मंजूरी वाली खबर आई है उसके बाद। और एल&टी जैसा कंस्ट्रक्शन दिग्गज अल्ट्राटेक, ये 2 से 2.5% के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन निफ्टी बैंक से सपोर्ट आज उतना नहीं है, कुछ शेयर जरूर ऊपर आए हैं। एचडीएफसी बैंक दिन के निचले स्तरों से ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। हम देख रहे हैं कि एसबीआई में करीब 1% के आसपास की मजबूती है, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट है। लेकिन अभी भी निफ्टी बैंक करीब 125 अंकों की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम बाकी स्पेस में अगर हम देखें बाजार में, तो थोड़ी थोड़ी अगर चिंताएं कहीं हैं तो वो है मेटल, चुनिंदा, फाइनेंशियल, वहां पर कमजोरी है। आईटी, रियल्टी और फार्मा में आज खरीदारी है। यूरोप के बाजार में हमने थोड़ी बढ़त के साथ शुरुआत देखी है और वहां से बाजार को सपोर्ट भी मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स इस वक्त 70 अंक ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर बड़ी खबर आपकी स्क्रीन के निचले हिस्से में कि ई बस सेवा के लिए 63,000 करोड़ रुपए की मंजूरी कैबिनेट से मिली है और ये बड़ी रकम है। और इस खबर पर और हम विस्तार से अपनी संवाददाता से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या ये डिटेल निकल कर आ रही है, सूत्रों के हवाले से क्या खबर है। लेकिन 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अब से ठीक 28 मिनट के बाद तो स्थितियां साफ हो जाएंगी। और हम देख रहे हैं कि जेबीएम ऑटो 1454 रुपए का भाव हो गया है, 10-11% के आसपास की तेजी है। और ये जब खबर आई है उसके बाद से इन शेयरों ने और ज्यादा उड़ान भरी है। हालांकि आज सुबह से ही तेजी का मोमेंटम था, कहीं ना कहीं बाजार को अंदाजा रहा होगा कि शायद ये खबर आ सकती है, इसके चलते तेजी थी। और अब देखिए ओलेट्रा ग्रीन टेक सुबह में जो 6% के आसपास के मूव्स थे उसको और बढ़ा है, 8-9% के आसपास की तेजी के साथ अब ये शेयर कारोबार कर रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है, इस पर औपचारिक मोहर तब लगेगी जब कैबिनेट की बैठक होगी। लेकिन इसके बारे में अब अपने सहयोगी से जल्द ही बातचीत करेंगे। सरकार ई बस सेवा शुरू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का रकम देगी और ई बस सेवा शुरू करने को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं और जरा बाजार पर बातचीत करने से पहले एक राय लेते हैं जो ये ई बसें बनाने वाली कंपनी है, ओलेट्रा ग्रीन टेक या फिर जेबीएम ऑटो। हमारे साथ हैं एनॉक वेंचर्स के एमडी एंड सीईओ विजय चोपड़ा। विजय सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। सर, ऑलरेडी हम बहुत बड़ी तेजी देख चुके हैं इन कंपनियों में और इस बीच ये बड़े ऑर्डर की कहीं ना कहीं खबर भी आ रही है सूत्रों के हवाले से। कैबिनेट अप्रूव भी कर देगा अभी आधे घंटे के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप ये बताइए कि आपका क्या नजरिया है, आपको लगता है कि फर्दर स्ट्रेंथ अभी और बनेगी या फिर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए इनमें? विजय सर, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? एक बार मैं अभी कनेक्ट हुआ। जी जी, विजय सर ये कह रहे हैं कि आप ई बस सेवा शुरू करने को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और बड़ा आवंटन है, 64,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम की बात आ रही है। 170 शहरों में ई बस शुरू की जाएंगी, तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से जो थ्रस्ट है वो ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा है। और इस स्पेस की जो दिग्गज कंपनियां हैं, ओलेट्रा ग्रीन टेक की बात कर लें या फिर जेबीएम ऑटो की बात कर लें, आपको क्या लग रहा है आउटलुक यहां से? क्योंकि बहुत ये चल चुके हैं, अभी और गुंजाइश आपको दिख रही है? देखिए, जहां तक टाटा मोटर्स, ओलेक्ट्रा और जेबीएम तीनों की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत अच्छी तेजी आ चुकी है। मेरे हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट बुक करके साइडलाइन से बैठना चाहिए। हालांकि टाटा मोटर्स को मैं हमेशा से भारत का टेस्ला बोलता आया हूं और जब ये 200 रुपए का था तब से मैं इसको रिकमेंड करता आया हूं और मुझे लगता है ये 900 और 1,000 रुपए की तरफ जाएगा। मगर अभी फ्रेश बाइंग के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूंगा। थोड़ी सी गिरावट में लीजिए, ये एक बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। तो अगर आप मेरे से इसको क्रोनोलॉजिकली पूछें तो मैं पहला स्थान टाटा मोटर्स को दूंगा, फॉलोड बाय जेबीएम, देन बाय ओलेक्ट्रा। और निश्चित रूप से ये एक लॉन्ग हॉल प्रोजेक्ट है और जैसे अभी नंबर ऑफ सिटीज बढ़ते जाएंगे
और ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो दिल्ली ने शुरू किया था, उसके बाद दूसरे स्टेट्स में भी गया, आंध्रा में हुआ, तो बहुत सारे स्टेट्स इसको अपनाएंगे। मेरे हिसाब से ये ऑर्डर्स बढ़ते ही रहेंगे और ये जो जो बजट का आवंटन है वो बढ़ता रहेगा। तो फिलहाल तो मैं प्रॉफिट बुकिंग का ही रिकमेंडेशन दूंगा, और थोड़ी सी गिरावट में इसको दोबारा से लिया जा सकता है। तीनों कंपनीज ही ठीक है, अच्छी है। ओके ठीक है, तो ये जैसी खबर आई और खबर के बाद ये जो बस बनाने वाली कंपनीज़ हैं, खासकर ई व्हीकल से जुड़ी हुई जो बस बनाने वाली कंपनीज़ हैं, उन सभी के अंदर एक अच्छी मूवमेंट आपको वापस से आता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रत्नेश गोयल हैं, सुदीप शाह हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है आज कार्यक्रम में। रत्नेश, आपसे शुरू करेंगे। आप अपने ट्रेडिंग कॉल्स पहले बता दीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। ट्रेडिंग कॉल थोड़ा सा ऐसा मुझे लगता है कि मिड कैप में थोड़ा ज्यादा मोमेंटम है, हालांकि कुछ चुनिंदा फ्रंटलाइन में भी मोमेंटम, पर मुझे लगता है कि मिड कैप में ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो पहला जो रहेगा वो एस्कॉर्ट में रहेगा। एस्कॉर्ट में काफी अच्छा आज हमको ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप दिख रहा है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी दिखाई दे रहा है। तो एस्कॉर्ट मुझे ऐसा लगता है जो आज जो तेजी बनी है ये कंटिन्यू रह सकती है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। एक 2650 रुपए का टारगेट मुझे ऐसा लगता है हमको आज और कल के सत्र, 2 दिन के सत्र में मिला के यहाँ पे कहीं ना कहीं 2760 रुपए तक के टारगेट एस्कॉर्ट में हमको आते हुए दिख जाएंगे। इसी के साथ में दूसरा एक रहेगा, वो अशोक लेलैंड रहेगा। अशोक लेलैंड में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी कंटिन्यू हाई रही फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है और अपने की एवरेजेस के साथ में ट्रेड कर रहा है। तो अशोक लेलैंड में 184 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टारगेट इसमें हमको 198 के आते हुए दिख जाए। ओके ठीक है, तो आपने भी दोनों ऑटो स्टॉक्स दे दिए, ऑलमोस्ट ऑटो ही है। एस्कॉर्ट्स को भी अगर आप ट्रैक्टर डिवीज़न को जोड़ देंगे तो ऑटो होगा, वैसे तो एंसिलरी भी है फार्मिंग का। तो एस्कॉर्ट्स हो गया और साथ ही साथ आप कह रहे हैं अशोक लीलैंड, इस पे भी ध्यान रखें, 198 का टारगेट है। सुदीप, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? नमस्कार टिम्पी जी। मेरा पहला ट्रेडिंग कॉल भी ऑटो सेक्टर से ही है इंसिडेंटली, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। हमने ये देखा है कि जो एमएनएम में पिछले एक हफ्ते के पहले एक 1430 1450 के लेवल से जो एक रिबाउंड आया था, उसके बाद पिछले 3 सत्रों में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और हम ये देख रहे हैं आज एक अच्छा मोमेंटम नीचे के लेवल से 1535-40 के लेवल से एक सपोर्ट लेके वापस स्टॉक रिबाउंड कर रहा है। प्लस जो कल जो नए थार के लॉन्च के रिलेटेड बात हो रही थी और जहां पे एक बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो लग रहा है ये नए लॉन्च को लेके और काफी दूसरे कंपनी के लॉन्चेस को लेके, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे टेक्निकली भी एक अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है और स्टॉक फिर से अपने वापस से ऑल टाइम हाई के नजदीक जाने के लिए मुझे लग रहा है कि जा सकता है ये अगले कुछ सत्रों में। तो 1510 के स्टॉप लॉस से मुझे लग रहा है, पोजिशनल कॉल है ये, 1510 के स्टॉप लॉस से मुझे लग रहा है 1620 1650 के लेवल्स हम एमएनएम में देख पाएंगे। सेकेंड स्टॉक है मुझे जो लग रहा है कि बुलिश है, वो है लार्सन। एलएनटी हम देख रहे हैं कि पिछले 7-8 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकआउट दे रहा है वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट के में इजाफे के साथ। प्लस इसके साथ साथ स्टॉक ऑलमोस्ट फिर से वापस से 1 अगस्त का जो अपना हाई है 2690 2695 वहां तक पहुंच गया। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना है। डेली वीकली चार्ट्स पे सारे मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, इवन एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को भी स्टॉक एक भी बार तोड़ नहीं रहा है। तो वो दिखा रहा है कि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर टू द मार्केट्स काफी अच्छा है। आउट परफॉर्मिंग स्टॉक में ही रहना चाहिए, यहाँ पे अच्छा मोमेंटम है। तो 2650 के स्टॉप लॉस के साथ 2760 2800 के टारगेट्स के लिए मेरी राय रहेगी कि एलएनटी लेना चाहिए हमें। ठीक है, ऑलराइट। और एलएनटी ने मदद भी की है आज निफ्टी को ऊपर आने में। इनफैक्ट आईटी स्टॉक्स तो हैं ही और साथ ही ऑटो के कुछ स्टॉक्स जहाँ जहाँ न्यूज़ फ्लो है, टाटा मोटर्स, एमएनएम, इनमें तो है ही न्यूज़ फ्लो, लेकिन मारुति से भी आज अच्छी रेजिलेंस दिख रही है और कुछ स्टॉक लाइक अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स भी। एक बार समझ लेते हैं, हमारे साथ सुदीप है और रत्नेश है। रत्नेश, एक बार ऑटो स्टॉक्स पे आप एक बार बताएं, क्योंकि एक बड़ा ब्रीदर ले चुके हैं, इनमें एक बड़ा साइडवेज सा मूव दिख रहा है, लेकिन कुछ एक स्टॉक्स मारुति जैसे स्टॉक्स, अशोक लेलैंड, इन पे क्या नजर होनी चाहिए? रत्नेश, ये सवाल आपके लिए है, मारुति पे या अशोक लेलैंड, यहाँ पर कुछ पसंद आएगा या फिर ऑटो में इन जनरल आपको एमएनएम में भी लगता है कि तेजी रह सकती है, क्योंकि पीछे काफी प्रॉफिट बुकिंग और स्लगिश रहा है। आज ट्रिगर तो खैर न्यू लॉन्चेस का है, पर क्या मोमेंटम थोड़ा सस्टेन कर सकता है? ओवरऑल पूरे ऑटो इंडेक्सेस में आप देखेंगे तो काफी अच्छा एक मोमेंटम वापिस से बनता हुआ दिख रहा है। एस्कॉर्ट और अशोक लेलैंड हमने डिस्कस कर चुका है, सुदीप जी ने भी एमएनएम में दी है अपनी राय।
तो अगर आप मारुति की देखेंगे तो मारुति में भी एक काफी अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन के बाद में एक सपोर्ट लेवल पे आ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 200 का काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे जरूर एक इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बैठता है, तो 9200 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ऊपर में कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको टारगेट 9600 और फिर 9750 ये 2 टारगेट हमको देखने को मारुति के अंदर जरूर मिल जाएंगे। तो थोड़ा मोमेंटम तो दिख रहा है ऑटो स्टॉक्स में और स्कॉट्स में भी चाल है, मारुति सुजुकी में भी चाल है, तो यहाँ पर आप नज़र ज़रूर रखें। लेकिन आज का ऑप्शंस का ट्रेड क्या है ये बताने के लिए हमारे साथ आदित्य अरोड़ा बने हैं, उनसे समझते हैं। आदित्य, बाजार ने एक अच्छी शार्प रिकवरी दिखाई है, कौन सा स्टॉक इस वक्त आप देख रहे हैं जहाँ पर ऑप्शंस में भी पैसा बन सकता है? वेरी गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। तो देखिए निफ्टी ने तो अच्छी रिकवरी बताई है, बट स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छी रिकवरी है। मेरा काफी टाइम से इंटरेस्ट मेटल काउंटर्स में बना हुआ है, क्योंकि फंडामेंटल एंड मैक्रो टेलविंड्स है इस सेक्टर के लिए। मैंने मेरे क्लाइंट्स को भी काफी स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं। तो आज मैंने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है वो है हिंडाल्को। इसमें अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में हम काम करेंगे। 430 का कॉल खरीदेंगे 19 रुपीज में और 470 का कॉल बेचेंगे जो अभी चल रहा है 2.85। इसमें आपका मार्जिन लगेगा 21,798 और मैक्सिमम लॉस है इसमें आपका 22,610 और मैक्सिमम प्रॉफिट है 33,390। तो बुलिश स्ट्रैटेजी है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। ठीक है, हिंडाल्को 430 वाली की कॉल खरीदनी 19 पर, 470 की कॉल बेचनी है, ये ₹2.85 पर। अधिकतम जो मुनाफा होगा 33,390 का और अधिकतम नुकसान होगा 22,610 का। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि मेटल के सारे जो शेयर्स हैं, ज़्यादातर हम ये कह सकते हैं कि आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि चीन में जिस तरह से स्लो डाउन को लेकर आशंकाएं हैं, वो कहीं ना कहीं मूड ख़राब कर रही हैं। चाइना जो कि मेटल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, इसके चलते ये जो आज प्रेशर आ रहा है कहीं ना कहीं उसकी वजह वही है। निफ्टी का मेटल इंडेक्स देखिए 1% की कमजोरी के साथ ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन चोपड़ा साहब, आप ज़रा ना एक बार इंटरग्लोब के बारे में राय दीजिए, क्योंकि गंगवाल फैमिली ने जो हिस्सेदारी बेची है करीब 4% के आसपास की, 33-3400 करोड़ रुपए के आसपास में ये डील हुई है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? चूँकि मंडे वाले जो क्लोजिंग भाव था उससे करीब 6% के डिस्काउंट पर ये डील हुई है, तो निश्चित तौर पर शेयर को थोड़ा नीचे आना ही था, ये स्वाभाविक था। लेकिन यहाँ से आप को लगता है कि ये एक बढ़िया एंट्री पॉइंट भी मिल रहा है निवेशकों को? देखिए, अगर आप एयरपोर्ट्स पे जाएं और वहां का हालात देखें तो मुझे लगता है कि लगभग सारी फ्लाइट्स लगभग फुल जा रही हैं। खास करके जो जो बिजी सेक्टर्स है वो तो जा ही रही है, मगर जो इतने नॉन प्राइम सेक्टर्स है वहां पर भी हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा खासा पैसेंजर मूवमेंट है। और एयरलाइन कंपनीज मुझे लगता है दोनों हाथों से कमा रही हैं। और जिस तरीके का सर्च प्राइसिंग हुआ है अभी, और हमने देखा कि जिस तरीके से जो टिकटें भी बहुत महंगी बिकी, तो उससे निश्चित रूप से प्रॉफिटेबिलिटी तो अच्छी आनी चाहिए कंपनीज की। तो ये डील के बारे में ये कहूंगा, कई बार ऐसा होता है कि प्रमोटर्स मोनेटाइज करते हैं अपने स्टेक को, और इसको कोई बहुत ज्यादा नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और प्रमोटर्स अपने अपने स्टेक्स को मोनेटाइज करते हैं। और अगर 3-4%, 5% स्टेक अगर मोनेटाइज किया है गंगवाल साहब ने, तो मुझे लगता है ये बहुत जल्दी रिकूप कर जाएगा इंटरग्लोब एविएशन। तो थोड़ा सा और इंतजार करिए, यदि 2400 के लगभग मिलता है तो बहुत ही अच्छा लेवल है भाई। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा डर की बात है। ये एक नॉर्मल कोर्स की बात है कि प्रमोटर्स मोनेटाइजेशन करते हैं अपने स्टेक्स की, और इसको हम लोग बहुत नेगेटिवली ना देखें। और मुझे लगता है 2400 एक अच्छा लेवल है एंट्री का, जो लोग नया एंट्री लेना चाहते हैं, क्योंकि ओवरऑल मुझे लगता है बिजनेस अच्छा है, सेक्टर अच्छा है और ग्रोथ है। ठीक है, इसके पहले भी 2022 में सितंबर में, यानी कि आज से तकरीबन साल भर पहले भी 2.25% के आसपास की इक्विटी गंगवाल परिवार ने डाइल्यूट की थी इंडिगो में। तो इंटरग्लोब ज़्यादा यहाँ से कमजोरी की आशंका नहीं है, लेकिन 2400 के आसपास आ जाए तो एक बेहतर एंट्री पॉइंट मिल सकता है। लेकिन कैबिनेट की आज जो बैठक हुई है वहाँ से क्या अपडेट्स निकल के आ रहे हैं? एक अपडेट तो हमने आपको बता दिया कि करीब 64,000 करोड़ रुपए का आवंटन कैबिनेट ने किया है ई बसें सेवा शुरू करने के लिए 170 शहरों में। ज़्यादा डिटेल के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी खबर कंज्यूमर्स के लिए भी और
जो कंपनियां ये बसें बनाती हैं उनके लिए भी। अपडेट्स क्या आपके पास? देखिए, कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है कुछ देर पहले और बड़े फैसले हुए हैं। और जो सबसे बड़ा फैसला है वो दरअसल इलेक्ट्रिक बस पॉलिसी से संबंधित है। देश भर में सरकार एक वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। शहरों को बस तो प्रकाश से बातचीत नहीं हो पा रही है, कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं, बारिश का मौसम चल रहा है। प्रकाश को हम फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर इस पर हमने बातचीत भी की, चोपड़ा जी से इस चर्चा की हमने शुरुआत भी की थी। प्रकाश के पास और क्या जानकारी है ये थोड़ी देर में उनसे लेंगे। लेकिन चोपड़ा सर, आपके पास ना एक और मैं सवाल पूछूंगा, वो ये है कि डिफेंस रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं, आप जो शिप बिल्डिंग कारोबार वाली हैं, गार्डन रीच हो, कोचिन शिपयार्ड हो, ये बहुत अच्छे से चल रही हैं। बाकी भी जो डिफेंस काउंटर्स, आज मेधानी की हम बात कर लें, पारस डिफेंस की बात कर लें, बहुत ज़बरदस्त रफ्तार हम देख रहे हैं। और ये सारे के सारे शेयर जो अभी जिनका नाम आपके स्क्रीन पर हैं, ये ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। आपको वैल्यूएशन को लेकर क्या कोई कंसर्न दिख रहा है चोपड़ा साहब, या फिर चूंकि ऑर्डर बुक सॉलिड है, विजिबिलिटी है, तो ये शेयर और चलने की क्षमता रखते हैं? आपको क्या सेंस लग रहा है? देखिए, जो भी आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं जो ऑल टाइम हाई पे हैं, खासकर माजडॉक हो गया या कोचिन हो गया, गार्डन रीच हो गया, मैं इनमें बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसमें जाया जाए। इसके अलावा भी कुछ कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं जहां पर हम देख सकते हैं। मुझे लगता है BDL जो कंपनी है, भारत डायनेमिक्स, वो एक अच्छे लेवल पे है, उसमें अभी तेजी बची हुई लगती है मेरे को। इसके अलावा सोलर इंडस्ट्रीज है, अच्छा काम करती है ये डिफेंस में। तो जो डिफेंस रिलेटेड कंपनीज है वहां पे बज यही है कि जिस तरीके का ऑर्डर बुक है अभी और जो आने वाला है, केवल भारत से ही नहीं, क्योंकि भारत सरकार चाहती है, मोदी सरकार ने ये बात कई बार ऐलान करा कि भारत को एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब में हम कन्वर्ट करेंगे। और एक क्योंकि बहुत सारी छोटी कंट्रीज हैं, वो जाके फ्रांस और अमेरिका से और यूरोप से महंगे आर्टिलरी और सामान नहीं ले सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, तो भारत उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो ऐसी में अगर आप देखें, HAL जिसने एक बहुत अच्छा ड्रीम रन दिखाया पिछले 2 सालों में, भारत डायनेमिक्स है, BEL है, इन कंपनीज ने बहुत ही अच्छा रन दिखाया। तो शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं, हमने देखा कि विद इन 1 ईयर क्या कमाल का इन्होंने रनअप दिखाया और मल्टीबैगर्स बने। बट फिलहाल उनमें जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कहा कि BDL मुझे लगता है कि एक अच्छी लेवल पे भी है। मेरा ये मानना है कि 1300 साढ़े 1300 तक ये जा सकता है। और कई बार ऐसा होता है, मार्केट सेक्टर वाइज रोटेशन करता है, तो एक बार डिफेंस का अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा तो उसके बाद ये पैसा कहीं और किसी और सेक्टर में जाएगा। तो काफी सारे फंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, सबने डिफेंस स्टोरीज में पैसा डाला और अच्छा रिटर्न भी बनाया। तो मेरा ये मानना है कि जो 2-3 कंपनीज बची हैं जहां पे पोटेंशियल है, वहां पे निवेश किया जाए और इनमें प्रॉफिट कमा के एक बार को बाहर बैठा जाए। मगर शिप बिल्डिंग वालों में बहुत तेजी हो चुकी है, तो अभी मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ा सा रुका जाए उसमें और किसी करेक्शन का वेट किया। 2 शेयर हमने निकाले कैश मार्केट से, इन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं अच्छा मूव मिल जाएगा। पहले शेयर हम पता करते हैं राजश्री शुगर। राजश्री शुगर एक बार लेके आइए, हो सकता है आपको ढूंढने में थोड़ी परेशानी हो रहा उसके नाम से। रत्नेश जी आप जरा ढूंढिए राजश्री शुगर, ये करीब 9% आज ऊपर है। ये टिपिकली एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और पैन में है। अगर आपके वित्तीय सलाहकार सो रहे हो तो उनको जरा हिलाइएगा और उनसे पूछेगा कि इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस लेना चाहिए कि नहीं। आज सिर्फ पहले 5 मिनट ये नीचे रहा, उसके बाद इसने मौका नहीं दिया और नॉन स्टॉप चल के 5.5% आ गया। सुदीप, इंट्राडे प्रॉफिट गेन कर लें या फिर ये स्ट्रॉन्ग बेस इतना बना हुआ है कि 5% क्योंकि देखें ये तो 25% रिटर्न देने वाला शेयर है, तो इसमें बने रहें। अब फैसला आपको करना है, 25% के लिए बने रहें, इतना दम दिखता है आपको, या फिर 5% आज का बुक करें और फ्री हो जाएं। डिम्पी जी, मेरे हिसाब से ये एक नई चाल की ओर चल रहा है ये स्टॉक, क्योंकि अगर हम आज का जो मूव देखें, आज का जो सुबह का जो फॉल था, जो आपने बिल्कुल सही बोला, पहले 5 मिनट के लिए ये फॉल था, बट वो जो 147 148 का जो लेवल था ना, जो आया था स्टॉक पे, तो उसको अगर हम देखें तो वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सिर्फ स्टॉक ने रीटेस्ट किया था
और ये इसके पहले 120 जब था स्टॉक तब ये 20 डे मूविंग एवरेज के सिर्फ बढ़ा था। तो आज जो मूव है वो सिर्फ एक रिटेस्ट था 20 EMA को, और वहां से ये जो बाउंस है वो एक सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से एक नया स्ट्रेंथ स्टार्ट हो रहा है। प्लस आज का जो मूव है इसके बाद स्टॉक ने क्या किया है कि स्टॉक अब एकदम फॉर्मली जनवरी के जो उसके हाईज है 155 160 के उसके ऊपर अब सस्टेन कर रहा है वो जो रेजिस्टेंस थे पहले के। तो ये दोनों पॉइंट्स अगर हम देखें और डेली और वीकली चार्ट्स को साथ में मिला ले तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अराउंड 160 के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम ट्रेल करें इसको तो यहाँ पे 178 से लेके 180 तक के लेवल्स हम ऊपरी स्तर पे हम आते हुए देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें बने रहने की मेरी राय है और 160 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं इस पे। राइट, तो यहाँ पर आपको बड़ी तेजी अब भी दिखती है। एक बार कुछ और स्टॉक्स मिड कैप में भी डिस्कस करते हैं और उनमें एक स्टॉक रहेगा JSW एनर्जी। JSW एनर्जी में अच्छी खासी मूव थी और अब GQG के ब्लॉक्स के बाद आज भी आप देखें 5% की मूव बनी हुई है। क्या इन लेवल्स पर अगर किसी को एंटर करना हो तो क्या रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल होगा या नहीं, या फिर नीचे डिप पे मिल सकता है? एक बार टेक्निकल चार्ट्स के बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि इन्हीं लेवल से एंटर करना चाहिए या फिर एक एंट्री पॉइंट नीचे की तरफ ढूंढ सकते हैं? रतेश एक बार बताएं JSW एनर्जी। JSW एनर्जी में काफी अच्छे राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया, काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी हमको कंटिन्यू 4-5 दिन से दिखाई दे रही है। पर अगर फ्रेश एंट्री करना है तो थोड़ा सा ये सप्लाई जोन है 360 361 रुपए का। तो मेरे हिसाब से ये 360 से 370 रुपए का एक सप्लाई जोन, इसके बाद में इसमें फ्रेश एंट्री अगर किसी को करना है तो करना चाहिए। फिर एक इसमें जो नई तेजी बनेगी जो इसको लेके जाएगी 425 रुपए 450 तक के लिए लेके जा सकती है। तो एक बार एक नया जो सप्लाई जोन है 370 का निकल जाए फिर फ्रेश एंट्री ले या फिर एक थोड़ा सा 350 के आसपास में आता है तो वो लेवल पे एंट्री ले। तो ये दो लेवल थोड़ा ध्यान रखें, इसके बाद में एंट्री ले और स्टॉप लॉस लगाए यहाँ पे 330 रुपए का। तो इसमें जरूर तेजी जरूर करना चाहिए, बस जो लेवल हमने डिस्कस करे उसके आसपास। ठीक है, तो JSW एनर्जी पे आपको एक सप्लाई जोन जरूर दिखता है फ्रेश एंट्री वालों के लिए। नीचे से जो लेकर बैठे हैं वो तो भी होल्ड करके रखें, अच्छी तेजी स्टॉक में बन सकती है। लेकिन आज हेल्थ केयर सेक्टर में जितने भी काउंटर्स हैं, चाहे मैक्स हेल्थ केयर हो, अपोलो हॉस्पिटल हो, इन दोनों में ही अच्छा एक बाउंस दिख रहा है और कहीं कितने ही दिनों से इन पे एक दबाव पड़ा था जब से इस पर एक रिपोर्ट आई थी। अब क्या वो ट्रेंड रिवर्स हो गया, प्राइस इन हो गई है सारी नेगेटिविटी? सुदीप एक बार अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर दोनों के चार्ट बताएं। ये आज डेड कैट बाउंस है या फिर अब जो मोमेंटम है सस्टेन करेगा? प्रियंका जी, अगर हम मैक्स हेल्थ के का चार्ट देखें तो मुझे लग रहा है अभी ये पहला दिन है एक रिबाउंड का। तो एक बार मुझे लग रहा है यहाँ पे हमें रुकना चाहिए, स्टॉक को एक बार फिर से अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 555 के करीब है या उसके ऊपर एक बार सस्टेन हो फिर ही हमें इसमें बॉटम फिशिंग करना चाहिए या थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि स्टॉक ने पिछले 7-8 दिन में एक अच्छा फॉल दिखाया है, 580 590 से लेके ऑलमोस्ट 520 तक आ गया था और वहां से ये एक रिबाउंड है। तो आज का जो पहला मूव है, फर्स्ट अप मूव हम जिसे बोलते हैं एक बड़े फॉल के बाद, तो वहां पे मुझे लग रहा है एक आध दिन हमें रुकना चाहिए। 510 520 का ये जो बॉटम बना हुआ है पिछले 2 दिन का, वो अगर होल्ड कर जाता है और 555 के ऊपर निकलता है जो कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 560 555 560 का जोन, तो वहां पे हमें बाय करना चाहिए इसको मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से। सिमिलरली अगर हम अपोलो हॉस्पिटल भी देखें तो अपोलो हॉस्पिटल में भी एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया था, बट वो ब्रेकडाउन जो 4750 4800 के लेवल्स के आसपास से अरेस्ट हो गया था और वहां पे 100 DMA था। तो पिछली बार भी स्टॉक ने जब 100 DMA क्रॉस किया था नीचे की तरफ से 4300 4400 के लेवल से, वहां से एक अच्छा मूव हमें देखने मिला था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक आध दिन हमें स्टॉक को देना चाहिए, कंसोलिडेट होने देना चाहिए और 4975 4980 जो कि इसका एक रेजिस्टेंस जोन है पिछले कुछ दिनों का, जो एवरेज ट्रेडेड प्राइस है जो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में कंसोलिडेट हो रहा था स्टॉक यही जोन के आसपास, तो 4980 के ऊपर निकलने से ही मुझे लग रहा है यहाँ पे एक मीडियम टर्म में स्टॉक वापस से एक तेजी की चाल चलेगा। तो 4980 मेरा ये रेफरेंस पॉइंट रहेगा, इसके ऊपर जाने से ही स्टॉक में 5150 5200 तक का एक अपमूव आ सकता है। ठीक है, तो 4980 यानी आप थोड़ा सा कंडीशनल बाय रखना चाहेंगे। आपकी कन्विक्शन नहीं आ पा रही है इस लेवल्स पर जब तक वो रेजिस्टेंस जोन को पार नहीं कर लेता। ये अपोलो हॉस्पिटल की बात है और बात सही है, अगस्त के उन लेवल से जो ये ड्रैग हुआ है, हालांकि थोड़ा बहुत ही रिकवर हुआ है लेकिन अभी भी बड़ी रिकवरी बाकी है। लेकिन बाइंग 4980 के ऊपर देखेंगे। लेकिन इस बीच ल्यूपिन की एक दवा को
टॉपरॉल एक्सेल टेबलेट को यूएसएफडीए से अप्रूवल मिला है और एक बार स्टॉक को भी देखते हैं कैसा रिएक्ट कर रहा है। लगभग 2.5% ऊपर है स्टॉक। आज का इंट्राडे भी लेकर आते हैं कि क्या इस न्यूज़ के बाद या फिर इसमें कोई ट्रेड, क्विक एक ट्रेड ले लेते हैं। ल्यूपिन पे क्या एग्जैक्टली एक इमीडिएटली कोई ट्रेड दिखता है आपको रत्नेश? ल्यूपिन में काफी अच्छा फॉर्मेशन कंटिन्यू चल रहा है और अभी इस खबर के आसपास में काफी अच्छा वॉल्यूम एक्टिविटी वापस हमको 15 मिनट के चार्ट पे देखने को मिली है, तो जरूर एक इसमें ट्रेड जरूर बनता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी पास का बनेगा, यहाँ पे 1090 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऊपर में जो टारगेट इसके बनते हैं वो कहीं ना कहीं हमको 1130 रुपये तक के टारगेट देखने को मिलेगा। के लेवल के लिए आप इसमें एंट्री की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, यानी लगभग 22 पॉइंट्स ऊपर के लिए। एक वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस हाजिर होंगे। आज की क्या खबर है, खास सेगमेंट भी समझेंगे, बीटीएससी ट्रेड्स भी होंगे और भी पॉसिबल ट्रेड्स होंगे, कहीं मत जाएगा। क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है। बाजार रिकवरी के साथ अब देख रहे हैं कि सपाट कारोबार हो रहा है। 19,425 के आसपास निफ्टी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 200 अंकों के आसपास की कमजोरी है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये दोनों बैंक नीचे हैं। और अगर ये दोनों बैंक नीचे हैं तो जो वेटेज वाला जो नया खेल है 55% ये कमांड करते हैं, तो आप उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि निफ्टी बैंक आपको हरे निशान में दिखाई देगा। दोनों के दोनों शेयर आधे % के आसपास ही कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि अच्छी चीज ये कि एचडीएफसी बैंक तकरीबन 20-22 रुपए रिकवर किया है, 1600 रुपए के ऊपर आकर ट्रेड कर रहा है। कुछ और पैक्स जहां पर हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी रौनक है, तो अगर आप बड़े बैंकों को छोड़ दीजिए, अगर छोटे सरकारी बैंकों को अगर आप देखेंगे वहां पर अच्छी रौनक है। इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, ये शेयर जो है आपको 3 से 7% के आसपास की तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा पेपर शेयर बड़े कड़क हो रहे हैं। इस पर अपने एक्सपर्ट्स का हम आगे व्यू भी लेंगे, क्योंकि जेके पेपर जो कि मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी है, जेके पेपर में हम अच्छी खरीदारी देख रहे हैं। और इसके अलावा वेस्ट कोस्ट पेपर जो कि मार्केट कैप के लिहाज से आई थिंक दूसरे नंबर पर कंपनी होनी चाहिए, वहां पर भी हम 5% के आसपास 7% की तेजी देख रहे हैं, तो दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ जानने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि खबर गर्म है में आज क्या है। डीलिंग रूम की हलचल लेकर डिम्पी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिम्पी बताइए। डिम्पी बताइए क्या खबर है। देखिए कई बार ऐसे शेयर आपको मिल जाते हैं या फिर डीलिंग रूम में जब आप चेक कर रहे होते हैं तो पहले आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे ट्रस्ट आता है और बाद में वो एक अच्छे शेयर साबित होते हैं। कुछ इसी कड़ी में ही आप मॉर्पेन लैब को भी जोड़ सकते हैं। मॉर्पेन लैब कोविड जैसे से धीरे धीरे ख़त्म हुआ, ये शेयर बहुत तेज़ी के साथ नीचे आया क्योंकि इसका राइज भी सडन था, बाद में फॉल हुआ। लेकिन अब पिछले कई दिनों से इसके अंदर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अब हमारे पास खबर क्या है मैं वो बताता हूँ। जब हम डीलर से बातचीत कर रहे थे उन्होंने हमको बताया कि आप इसके एक हफ्ते का सिर्फ वॉल्यूम चेक कीजिए, आपको हम बिना खबर बताए भी बता सकते हैं कि शेयर के अंदर क्या हो रहा है। हमने फिर वॉल्यूम चेक किया तो देखा 1 करोड़ की एवरेज वॉल्यूम हमको औसतन मिल रहा है इस शेयर के अंदर। इससे पहले फिर हमने 1 महीने का वॉल्यूम का पैटर्न चेक किया था तो वहाँ पे करीब 64 लाख औसतन आया था। इसका मतलब 35 लाख शेयर बढ़े हैं वॉल्यूम के फ्रंट पर सिर्फ एक ही हफ्ते के अंदर। दूसरी बात जो हमको इसके अंदर दिखी वो ये है कि कंपनी के 3-4 अलग अलग डिविजन्स हैं, जो इसमें इनका फॉर्मुलेशन वाला डिवीजन है उसको एक कंपनी बढ़ाना चाहती है, जहाँ से करीब 10% रेवेन्यू आ रहा है। और उनके पास जिन डीलर्स ने हमको बताया उनके पास पुख्ता खबर है कि इस पे वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। ये तेज़ी से काम करने के 2 मतलब हैं, या तो फॉर्मुलेशन बिजनेस में ये किसी को इन्वॉल्व करेंगे या इसी फॉर्मुलेशन बिजनेस पे ये कैपिटल लगा के एक्सपेंड करेंगे। फिर हमने कंपनी का जब कैश बुक्स वगैरह चेक की तो वहाँ पे ज़्यादा कैश की बात नहीं थी, हाँ, लेकिन कंपनी डेट फ्री है। तो कैश अगर आ जाता है इनके पास तो ये इस फॉर्मुलेशन बिजनेस को नए वर्टिकल पे लेके आ सकते हैं। इसलिए अगर आप किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट से पता करेंगे तो वो बता भी देगा कि नहीं, एक अच्छा ब्रेकआउट का, एक स्लोपिंग डाउनवर्ड्स ब्रेकआउट का कैंडिडेट भी है। इसलिए फॉर्मुलेशन बिजनेस, इसके वॉल्यूम के बिजनेस, वॉल्यूम बढ़ रहा है। और तीसरा, हालांकि ये
मैं इसको 50-50 करके दूंगा इस खबर को। ये 50% गलत भी हो सकती है, लेकिन खबर ये भी है कि अगर कैश आता है प्रमोटर्स के पास भी, कि प्रमोटर की होल्डिंग 38% है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग भी बढ़ाना चाहेगा इस कंपनी पे इस रेट पे, तो हो सकता है प्रमोटर अपनी होल्डिंग भी आगे चल के बढ़ाए कुछ ब्लॉक्स लगा के। तो इसलिए मॉर्गन लैब पे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। शेयर आज 6% ऊपर और काफ़ी दिनों के बाद इस तरह का मूव देखने को मिल रहा है। तो मॉर्फिन लैब्स, ये आप एक खबर लेकर आए हैं और स्टॉक के प्राइस में मोमेंटम दिख भी रहा है। डिम्पी, शुक्रिया। 6.5% की तेजी है, लेकिन बाजार में क्या शानदार रिकवरी आई है। आप 19,470 के पास निफ्टी पर हैं और बैंक्स में भी अच्छी रिकवरी आई है। और ये रिकवरी मेजरली कई सारे स्पेसेस से निकल कर है, कंजम्पशन स्पेस से भी निकल गई है। आईटी तो तेज था ही, लेकिन बहुत अच्छे रिकवर आपके रिलायंस जैसे स्टॉक्स, स्टील में जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स में ओवरऑल। और हमने थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले हमने देखा लगभग 7.4% इक्विटी के बड़े कई ब्लॉक्स अडानी पावर में भी लगे हैं। लगभग 8.1% इक्विटी के बड़े सौदे कई सारे बल्क्स में अडानी पावर में लगे। तो ओवरऑल आपको अच्छी बाइंग दिख रही है पिछले कुछ मिनटों में, और ये बाइंग आपको अक्रॉस द सेक्टर्स दिख रही है। बैंक्स के कुछ काउंटर्स हैं, कंजम्पशन के कुछ काउंटर्स हैं, ग्रासिम जैसे काउंटर्स में आई है। एफएमसीजी सुबह से ही आपको थोड़ी रेजिलेंस दिखा रहा था, वहां थोड़ी सी स्टॉक मूवमेंट बढ़ी है। पावर के कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपको मूव दिख रहे हैं और रिलायंस अच्छा रिकवर हुआ है। क्या ऐसे में यहां से, और आज कैबिनेट की ब्रीफिंग भी है अभी 3 बजे, उस पर भी आपको लेके चलेंगे कि वहां से क्या कुछ निकल कर आता है। हालांकि एक जो न्यूज हमने जी 63,000 करोड़ की जो ई बसेस की बात है, चलिए एक बार सुन ही लेते हैं अनुराग ठाकुर। 10,000 बसें और ये 10,000 न्यू इलेक्ट्रिकल बसेस, 10,000 नई इलेक्ट्रिकल बसेस की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। देश भर के 169 शहरों में से 100 शहरों को चैलेंज मेथड के आधार पर चुना जाएगा। अब ये वर्तमान में अगर आप देखेंगे, देश के अधिकांश शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं, विशेष रूप से बसों का काफी अभाव है। और नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत ये सुझाव भी थे कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट, इसको और बल देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देश के 100 शहरों को वृहद पैमाने पर इलेक्ट्रिक बस सेवा चलाने के लिए ये योजना तैयार की गई है, जो ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देगी। अब ये कैसे 100 शहर चुने जाएंगे? देश में जो 3 लाख से 40 लाख की जनसंख्या वाले 169 शहर है, 169 सिटीज हैं, उनमें चैलेंज मेथड के आधार पर 100 शहरों का चयन किया जाएगा। 5 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को 50 बसेस मिलेंगी। 5 लाख से 20 लाख की आबादी वाले प्रत्येक शहर के लिए 100 बसें और 20 लाख से 40 लाख की आबादी के शहरों के लिए 150 बसों की सहायता दी जाएगी। और जो राज्य और जो शहर पुरानी बसों को स्क्रैप करने के लिए शहरों को अतिरिक्त बसें एलोकेट की जाएंगी। मान लीजिए कोई एक शहर है, जालंधर ही है, अब वो पुरानी बसों के स्क्रैप के लिए अपनी जमीन कहीं उपलब्ध कराते तो उसको अतिरिक्त बसें उस शहर के लिए दी जाएंगी। अब ये बसों का प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस, ऑपरेशन ये पीपीपी मोड पर किया जाएगा और ये कॉम्पिटिटिव बिडिंग के अंतर्गत किया जाएगा, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स आगे आ सकते हैं। इसके लिए प्रति किलोमीटर परिचालन के लिए केंद्रीय सहायता दी जाएगी। तो जो भी पीपीपी मोड पर आएगा उसको प्रति किलोमीटर के आधार पर चलाने के लिए केंद्रीय सहायता मिलेगी और ये सहायता अगले 10 साल तक मिलती रहेगी। ये स्कीम सन 2037 तक चलेगी। मान लीजिए कोई बस 2025 में शुरू होती है तो 2035 तक उसको उसका लाभ मिलता रहेगा। और पर किलोमीटर देय राशि जो है ये भी कॉम्पिटिटिव बिडिंग के द्वारा ही चयन का पैरामीटर इस पे रखा गया है। ये जो 57,613 करोड़ रुपए पूरे कुल पीएम ई बस सेवा पर खर्च होंगे, ये 57,613 करोड़ रुपए 2037 तक खर्च होंगे। इसमें से 20,000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा, शेष राशि जो है वो राज्य सरकारों को देनी पड़ेगी। जैसे बस सेवा के संचालन के लिए इन शहरों में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है,
जैसा कि बस डिपो है या अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी, जो डिपो है कोई नए निर्माण होंगे, कुछ की अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी, जहां पर इलेक्ट्रिक बसेस के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। जो दूसरा इसका कंपोनेंट है ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव गुमी के अंतर्गत हम बस रैपिड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बस रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट बनाएंगे और बाइक शेयरिंग, बाइसाइकिल लेन्स जैसे नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC और इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम ITMS, मल्टी मॉडल इंटरचेंज फैसिलिटीज जैसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स भी क्रियान्वयन इसके अंतर्गत किए जाएंगे। इसके लिए भी ग्रीन मोबिलिटी चैलेंज के आधार पर ही शहरों का चयन किया जाएगा। अब ये जो 20,000 करोड़ भारत सरकार देगी, इसका मैंने आपको बताया कि कैसे अलग अलग जो चैलेंज मेथड के माध्यम से PPP प्रोजेक्ट में चुने जाएंगे। इसमें कुछ कंपोनेंट पर गुमी वाले पे भी और PME बस सेवा पर भी 100% भारत सरकार पैसा देगी। वो कंपोनेंट तो 18 और स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लग गई है। सरकार ने ई बस सेवा के लिए 57,600 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट से अप्रूव हो गया है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और वहां पर यह जानकारी निकल के आई है। देश के 169 में से 100 शहरों का चुनाव किया जाएगा और चैलेंज मेथड के आधार पर ये 100 शहर चुने जाएंगे और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजना है। तो निश्चित तौर पर बहुत ही एक बढ़िया योजना। ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं छोटे शहरों में काफ़ी दिक्कत होती है मोबिलिटी को लेकर, उसको बढ़ावा देने के लिए। और पोल्यूशन की जो समस्या है, कहीं ना कहीं कार्बन न्यूट्रल होने की कोशिश तमाम देश कर रहे हैं। उस दिशा में भारत का भी बहुत ही अहम कदम। 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसों की सेवाएं सरकार उपलब्ध कराएगी। और हम देख रहे हैं कि जो भी ये स्टॉक्स हैं, JBM, ओलेक्ट्रा, यहाँ तक कि टाटा मोटर्स, क्योंकि टाटा मोटर्स की भी बसें चलती हैं, इन शेयरों में आप बहुत ही गजब की आप रौनक देख रहे होंगे, खासतौर से JBM में और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में। क्योंकि अगर आप शहरों में इन कंपनियों की आपने बसेस देखी होंगी, ई बस अगर आपने देखी होगी तो आपने ओलेक्ट्रा की या फिर JBM ऑटो की बस आपको जरूर देखी होगी। दिल्ली में तो मैंने बहुत देखी है अभिषेक, JBM ऑटो की अब भी तो बहुत और दिखती ग्रीन है। ओलेक्ट्रा बहुत क्लियरली दिखती है। मुंबई में, दिल्ली में, चूंकि हम वहां पर रहे हैं प्रियंका, तो वहां पर बहुत दिखती है। दिक्कत बस एक है, मतलब बसें तो अच्छी हैं लेकिन शेयर इतने भाग चुके हैं, वो थोड़ा सा कंसर्न वाला एरिया है। उस पर विजय सर की हमने राय ली भी थी। एक बार जरा इस पर टेक्निकल सेटअप जरा चेक कर लेते हैं। रत्नेश जी, ये जो 4 शेयरों की लिस्ट है हमारे स्क्रीन पर, आपको बढ़िया सेटअप कहां पर लग रहा है? कहीं ट्रेड के मौके हैं? क्योंकि सारे के सारे शेयर चले हुए हैं। टाटा मोटर भी चला हुआ है, 600 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है शेयर ये। अगर आप JBM ऑटो, ओलेक्ट्रा, टाटा मोटर तीनों का जिक्र करें तो कंटिन्यू, हालांकि इन तीनों का स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि नए इंटेक के लिए थोड़ा सा जरूर इसमें एक रिस्की रहेगा। तो मेरे हिसाब से नए ट्रेड तो अभी नहीं लेना चाहिए, पर अगर किसी को लेना ही है तो मैं फिर भी सजेशन दूंगा कि टाटा मोटर पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टाटा मोटर में कंसोलिडेशन हमको देखने को मिला है, फिर भी इतने ज्यादा स्ट्रेच नहीं है अपने की एवरेजेस से। तो टाटा मोटर में यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मिलता है पोजिशनल के हिसाब से। तो यहाँ पे 600 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए टाटा मोटर में, और ऊपर में टारगेट जो पहला बनेगा वो 635 रुपए का और फिर 660 रुपए का। तो टाटा मोटर अगर किसी को बेट लेना इन सभी में से तो टाटा मोटर पे ही मेरे हिसाब से राय रहेगी उसमें बेट लेने की। टाटा मोटर्स पर रत्नेश जी का भरोसा है। 620 रुपए पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है और दिन की ऊंचाई पर इस वक्त कारोबार हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो मार्केट में एक रिकवरी मोड तो है, 90 और ऊपर की तरफ 270 तक ये शेयर जाता हुआ दिखेगा। कल्याण ज्वेलर्स का 223 रुपए के आसपास का भाव हो गया और साल भर में करीब करीब ये शेयर 3 गुना से भी ज्यादा चल चुका है। रत्नेश जी जरा फटाफट अपने BTST ट्रेड बता दीजिए। मेरा पहला BTST रहेगा HL में काफी अच्छा भी वॉल्यूम देखने को मिला है। इसमें स्टॉप लॉस लगा लेंगे 3880 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 3960 का। एक और ट्रेड है MFSL, इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 845 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेंगे 890 रुपए के। ऑलराइट,
ठीक है, तो बाजार सिर्फ 4 मिनट है क्लोज होने में। बस आज रात को FOMC मीट के जो कंक्लूड्स आएंगे, मिनट्स आएंगे, उस पर कल हम रिएक्ट भी करेंगे। यही मैं एक बार चेक भी करना चाहते कि US इस वक्त जो मार्केट्स है वो कैसी बिहेव कर रही है। आई मीन वहाँ पर अभी फिलहाल किस तरह का सेंटिमेंट दिख रहा है फ्यूचर्स पे। तो फ्यूचर्स में आपको डाउ तो दिख रहा है प्लस में, लेकिन नैस्डैक फ्लैटिश सा ही है। सो ओवरऑल क्योंकि हमें कल आकर रिएक्ट करना है इस न्यूज़ पर, इस बड़े मैक्रो फैक्टर पे भी, तो इसको ज़रूर वॉच आउट करना चाहिए। लेकिन आज दिन भर की जो शार्प रिकवरी हमने देखी है 100-125 पॉइंट से, यानी जिन लेवल्स पर आप गैप डाउन के साथ खुले थे वहाँ से अच्छी रिकवरी हुई। और IT तो सुबह से ही अच्छी स्ट्रेंथ में था। मेजरली जो IT की जो स्ट्रेंथ थी वो बिग डील विंस के साथ चलते आ रही है। पिछले हफ्ते HCL टेक को एक बड़ी विन मिली और आज इन्फोसिस को $1.6 बिलियन की, जो एक बड़ा सिग्निफिकेंट साइज भी है। और इससे पूरा मोमेंटम जो है, सेंटिमेंट लिफ्ट हुआ पूरे IT स्पेस का। और आप पहले 5 बड़े काउंटर्स देखें निफ्टी के, जो गेनर्स हैं उसमें इन्फोसिस और विप्रो जैसे काउंटर्स भी शामिल हैं। कुछ न्यूज़ लेड रिकवरी आपको पूरे पैक के लिए, रब ऑफ पूरे ऑटो पैक में भी देखने को मिला। टाटा मोटर्स हो, M&M के न्यू लॉन्चेस, और लॉन्चेस पे हमेशा स्टॉक रिएक्ट भी करता है। टाटा मोटर्स में वो जो ई बसेस का जो ट्रिगर है वो क्लियरली प्ले आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। M&M में दिख रहा है। मारुति में अच्छी रिकवरी 1% की, और अशोक लेलैंड जैसी नाम भी उसमें शामिल है। तो ऑटो से एक अच्छा सपोर्ट मिला। ऑफकोर्स कुछ सेंटिमेंट सुधरा आपका दूसरे स्टॉक से भी। IT स्ट्रेंथ आपको दे रहा था। डिफेंसिव में नेम कुछ FMCG के नेम से भी एक बेहतर मिला। और कैपिटल गुड्स में L&T जैसे स्टॉक्स ने स्ट्रेंथ दी। रिलायंस ने थोड़ी हैवी लिफ्टिंग की, जिसकी वजह से हमने एक अच्छी रिकवरी हमने बैंक्स निफ्टी पर तो देखी। बैंक्स भी रिकवर हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा ड्रैग बैंक्स पे अभी दिख रहा है। लगभग 150 पॉइंट्स का ड्रैग आप बैंक्स पर देख रहे हैं, जो क्लोजिंग के वक्त इस वक्त बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आज मेटल्स क्लियरली लगाड़ थे, क्योंकि चाइना का जो इकोनॉमिक डेटा आया, उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का वो वीक आया है, हालांकि वहाँ पर भी रेट कट हुआ है। सो और उसी के चलते, उसी वीकनेस के चलते आपने क्रूड को भी देखा कि वो भी $85 के पास चल रहा है। सो मेटल पर वो क्लियरली वीकनेस दिखाई दे रही है। लेकिन अगर प्ले आउट करते हुए जिन स्टॉक्स पे दिख रही है उसकी बात करें तो उसमें हिंडाल्को, टाटा स्टील दोनों में ही दोनों टॉप लूजर भी हैं। लेकिन हिंडाल्को और टाटा स्टील में लास्ट आवर में आपको रिकवरी भी देखने को मिली है। सो वहाँ से भी सेंटिमेंट इतना बुरा भी फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। लेकिन दूसरे जो गेनर्स की बात करें उसमें सीमेंट काउंटर्स भी एट प्ले रहे। अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम जैसे काउंटर्स वहाँ पर मूव रहे। मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी एक्शन एक बात कर लेते हैं। जहाँ अच्छे ब्लॉक्स थे वहाँ तो अच्छी मूव थी ही। JSW एनर्जी में पूरा मौका मिला 3-4% की तेजी के साथ, और उसके बाद अब फिलहाल आप देखें तो लगभग 6.5% की तेजी के साथ वहाँ पर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। पॉलीकैब में एक अच्छा आज ट्रेड दिखा। कुछ काउंटर्स, हॉस्पिटल काउंटर्स में अपोलो, मैक्स, इनमें बड़ा ड्रैग पीछे कितने दिनों से चल रहा था, वहाँ पर अच्छा एक रिकवरी ट्रेड अटेम्प्ट होते हुए दिखाई दिया। PSU बैंक बास्केट में, PSU मिड बास्केट में आपको यूनियन बैंक जैसे काउंटर्स में, COB जैसे काउंटर्स में मूव दिखी। और मिड कैप में ही कुछ ऑटो नेम्स में, स्कॉट्स में अच्छी मूव दिखाई दी है। 4-4.5% की मूव वहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग कहाँ या फिर थोड़ी कमजोरी कहाँ हावी है, उसमें आपको क्रॉम्पटन ग्रीस कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, ये तो सुबह से ही एक ड्रैगर है। 6-6.25% की गिरावट वहाँ है। उसके अलावा जो दूसरे कुछ और काउंटर्स हैं, M&M फाइनेंस, ये फर्दर और स्लाइड हो चुका है 273 के आसपास। इनफैक्ट 310 से जो स्लिप होना शुरू हुआ है, लगभग 30-32 रुपए तो यहाँ से स्लिप हो चुका है। और दूसरे जो काउंटर्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है उसमें BHEL जैसे काउंटर्स भी हैं। जुबिलेंट फूड वर्क में भी आपको गिरावट दिख रही है। सो ओवरऑल एक अच्छा रिकवरी ट्रेड हुआ, लेकिन थोड़ा सा इंट्राडे ट्रेड्स स्क्वायर ऑफ होते हुए जो दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि 450-450 के आसपास, उससे थोड़ा सा नीचे निफ्टी बंद होने की तैयारी कर रहा है, और बैंक निफ्टी पर लगभग 175 पॉइंट्स का ड्रैग है। कल वीकली एक्सपायरी भी है, और ये हफ्ता लंबा, ये महीना लंबा भी है, इसमें 5 हफ्ते हैं। लेकिन ये ट्रंकेटेड वीक था और ट्रेड करने के लिए दिन भी वैसे ही कम थे। और कल तीसरा हफ्ता रहेगा इस महीने का, तो कहीं ना कहीं जो अगस्त की वॉलेटिलिटी थी, अभिषेक, जो अब तक बात की जा रही थी, वो दिख रही है। आप पहले 3 हफ्ते में देखिए कितना वॉलेटाइल ट्रेड रहा है। हम 700-800 पॉइंट्स अपने टॉप से लूज कर चुके हैं, और इस 900-300 से लेकर 900-500 की रेंज में कितने दिन बिता दिए इंडेक्स में। हाँ प्रियंका, लेकिन ये है कि बाजार थोड़ा साइडवेज हो गया है। साइडवेज हुआ है, रेंज में करेक्शन तो कहना, क्योंकि 20,000 के बेस पे 2-2.5% तो रेंज में ही है। 19,445 के आसपास क्लोजिंग है। अच्छी चीज ये है कि जो 125 अंकों की जो रिकवरी आई है ना, तो ये शायद हेडलाइन देख के समझ में आया कि बाजार का आज मूड कैसा रहा। लेकिन निश्चित तौर पर रिकवरी बेहद शानदार। अगर निफ्टी बैंक से सपोर्ट मिल जाता
तो शायद तस्वीर थोड़ी और बेहतर होती है। 19,500 को भी अटेम्प्ट करने की हम कोशिश कर लेते हैं। आज बैंक्स ने ही सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो शायद हो सकता है हम Correct. बेहतर होते हैं यहाँ पर। और बैंकों की कहानी भी अलग है प्रियंका। आप देखिए अब ना बिल्कुल जो वेटेज वाला खेल है जिसकी हम बार बार चर्चा इसलिए भी करते हैं कि आप छोटे बैंकों को देखिए, वहां पर अलग तस्वीर है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक कमजोर है तो निफ्टी बैंक कमजोर है। 55% का वेटेज कमांड करते हैं ये। एब्सोल्युटली। तो ये बाजार में आज का सत्र रहा। लेकिन आज के सत्र के साथ आपको हम कल की भी तैयारी करवाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। हम सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद मनीष आपके साथ जुड़ेंगे कल की तैयारी लेकर। नमस्कार। नमस्कार।